My dear students, today's topic that we are discussing is one of the important reaction of organic chemistry, that is decarboxylation reaction. तो decarboxylation reaction के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो decarboxylation reaction में स्टार्ट कर रहा हूँ। decarboxylation reaction के अंदर हम सबसे पहले क्या रिएजेंट यूज में आते हैं, क्या इंटरमीडिएट बनता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जेईई और नीट के पर्सपेक्टिव से, और दोनों के अंदर जेईई और नीट के अंदर इस पे से सवाल बनने के काफ़ी फेयर चांसेस होते हैं। यहाँ पे लिखा मिलता है हमें सोडा लाइम, यहाँ पे बनता है RH। यानी क्या निकल रहा है यहाँ से, CO2। पहले तो सोडा लाइम क्या है? सोडा लाइम बोलते हैं NaOH और CaO के कॉम्बिनेशन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्यों कहा जाता है? क्या यही रिएक्शन केवल डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है क्या? जेई में एक सवाल आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो लोग ये समझ लेते केवल इसी रिएक्शन को डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलेंगे। नहीं, those reactions in which CO2 gas is released comes in the category of कौन किस में, डीकार्बोक्सिलेशन। कौन सी रिएक्शंस जिनमें कौन सी गैस रिलीज होती है? CO2 गैस। तो इसमें CO2 रिलीज हो रही है, इसलिए क्या बोलेंगे अपन इसको, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। रिएजेंट क्लियर है? रिएजेंट क्या है? सोडा लाइम। यानी जैसे ही सोडा लाइम दिखे तो मेरे दिमाग में चलना चाहिए कि मुझे वहां पे CO2 को बाहर निकालना है। ठीक है, अब ये रिएक्शन कैसे होती है इस पर वर्कआउट करते हैं। देखिए मैकेनिज्म क्या होता है, जैसे हमने पहले भी वर्कआउट किया है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक पहुंचने का जस्टिफाइड पाथ। तो स्टार्ट किससे करते हैं? हमेशा रिएजेंट से। पहले क्या लिखा हुआ है? NaOH। NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? 100% आयनाइज। तो हम इसको आयनाइज फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, अब बेस क्या करेगा? बेस क्या करेगा? एसिडिक हाइड्रोजन को फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा, अटैक करेगा एसिडिक हाइड्रोजन पे। दिख रहा है ये, दिस वन इज एसिडिक हाइड्रोजन। इस पर अटैक किया इसने, क्या बना के लेके चला गया? H+ लेके चला गया। H+ OH- मिलके क्या बना लेंगे? H2O। यहाँ पे क्या बन गया? RC डबल बॉन्ड O-। ठीक है क्या, ये समझ में आता है? अब यहाँ पर RC डबल बॉन्ड O- बना। अब RC डबल बॉन्ड O- बना तो इस कार्बन पर डेल प्लस चार्ज है। क्यों है डेल प्लस चार्ज? क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ मल्टीपली बॉन्डेड है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या कर रहा होगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहा होगा। तो इस पर डेल माइनस चार्ज, इस पर डेल प्लस चार्ज। अब ये डेल प्लस चार्ज माइनस चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ पुल करेगा। इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तो ये कार्बन को चार बॉन्ड ही मेंटेन रखने, 1 2 3 4। तो सबसे वीक बॉन्ड ये वाला ही बॉन्ड ब्रेक होगा। ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया मैंने, ब्रेक करा तो क्या बना? ये बना। अब ये स्टेप हो तो रही है लेकिन मेरे काम की नहीं है। क्यों काम की नहीं है? देखो जो रिएक्टेंट है वही प्रोडक्ट है, यानी हम ये वाली स्टेप हो भी रही होगी तो लैब में से तो ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमें लगेगा वहीं पे खड़े हैं, जहां से शुरू किया वहीं पे पहुंच गए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम लग रहा है। तो हम इस तरह की स्टेप्स को क्या बोलते हैं? प्रोबेबल तो है लेकिन प्रोडक्टिव नहीं है।
यानी बेकार होगी ये स्टेप, तो होना नहीं होना बेकार है इसका। ये समझ में आता है। फिर क्या करें, ये इलेक्ट्रॉन तो पुल करेगा ही करेगा। क्यों करेगा, इसमें डेल प्लस चार्ज है, इसमें डेल माइनस। तो ये अब 99.999% में तो इधर ही शिफ्ट होते होंगे, लेकिन कुछ के अंदर अब यहाँ पे क्या करेगा, जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। अब दिमाग में आ रहा है कि भैया बन तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड रहा है, पाई, यानी वीक बॉन्ड, और ब्रेक क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। यानी जो मुझे एनर्जी यहाँ पे मिल रही है उतनी एनर्जी में तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, यानी मुझे एक एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक करना है वीक बॉन्ड बना के। बॉन्ड अगर बनता है, बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन, एनर्जी क्या होगी, मिलेगी, रिलीज होगी। और बॉन्ड फिजन, बॉन्ड अगर ब्रेक करना है एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी कंज्यूम। तो भैया यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इससे मान लो एनर्जी जो यहाँ पे मिल रही है एक्स, और जरूरत है वाई की, वाई की वैल्यू एक्स से क्या है, ज्यादा, तो एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। ये कौन आ गए, सी ए ओ, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, CO2 को एब्जॉर्ब करेगी। तो यहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कौन लगा रहा है, सी ए ओ। एक्स्ट्रा एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, सी ए ओ। यानी कोई भी ऐसा ऑक्साइड जो CO2 को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी रखता है वो सी ए ओ को रिप्लेस कर सकता है, कर सकता है। तो यहाँ पे क्या बन गया, CaCO3, और यहाँ पे क्या बन गया, R माइनस। अब ये R माइनस के आसानी से निकलने के लिए तैयार होगा क्या, ऑक्सीजन नेगेटिव जगह कार्बन पर आ गया, बड़ी मुश्किल से तैयार होगा। तो दिस विल बी द स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ दिस मैकेनिज्म, यानी ये बन गई मेरी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। समझ में आता है। अब R माइनस क्या करेगा, खुद एनायन है तो बेस की तरह एक्ट करेगा, ये किसकी तरह वर्कआउट करेगा, एसिड, क्या बनेगा, RH प्लस OH माइनस। वापस से देखें, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ठीक है, ये थर्ड स्टेप, और ये फोर्थ स्टेप। चार स्टेप में रिएक्शन हो रही है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, ये 100% आयनाइज तो ये फास्ट, ये एसिड बेस रिएक्शन तो ये भी फास्ट, ये भी एसिड बेस रिएक्शन फोर्थ, ये भी फास्ट। तो अगर इन चारों में से कोई सबसे स्लो हो सकती है तो थर्ड ही हो सकती है, तो थर्ड विल बी द स्लोवेस्ट स्टेप, दैट इज रेट डिटरमाइन स्टेप। वापस से वर्कआउट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस लिया, तो कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस लिया जा सकता है इस रिएक्शन को इनिशिएट कराने के लिए, तो 100% आयनाइज होता हो। उसमें एसिडिक हाइड्रोजन पर अटैक किया तो RC डबल बॉन्ड O माइनस, फिर रेजोनेंस करा के हमने देखा तो हमने कहा प्रोबेबल तो है लेकिन प्रोडक्टिव नहीं है। फिर हम आए यहाँ पर, हमने कहा यहाँ पे वीक बॉन्ड बन रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जो कौन प्रोवाइड कर रहा है, CaO। CaO अगर नहीं होता तो फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक नहीं होता। समझ में आता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पे भाई, अगर आपने देखा हो तो आपने ग्रिग्ना रीजन में पढ़ा है, R माइनस CO2 पे अटैक करके क्या बना लेता है, RC डबल बॉन्ड O माइनस बनाता है या नहीं बनाता। तो इस वाले बॉन्ड, ये तो स्टेबल है, समझ में आता है। तो इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, CaO की जरूरत पड़ेगी। अगर ये नहीं होता तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। और यहाँ पे क्या बन गया, कार्बन आयन। ये स्टेप बड़ी मुश्किल से है दिस, तो ये वाली स्टेप क्या होगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फिर R माइनस बेस, और ये H2 एसिड की तरह एसिड बेस रिएक्शन, RH प्लस OH माइनस, यानी इस रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट क्या बना, कार्बन आयन बना। तो हम इसके की पॉइंट्स लिखें तो की पॉइंट्स क्या बनेंगे, की पॉइंट बनेंगे, पहला पॉइंट क्या बनेगा, in this reaction carbon ion is formed as an
इंटरमीडिएट। ये समझ में आता है? तो भैया रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन कार्बन आयन पर डिपेंड करेगा या ईज आसानी से होना, डी कार्बोक्सिलीकरण, हिंदी में डी कार्बोक्सिलेशन को बोलते हैं वी कार्बोक्सिलीकरण। क्या बोलते हैं? वी कार्बोक्सिलीकरण, ईज ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन प्रोपोर्शनल है किसके? जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना जल्दी बनने के लिए तैयार होगा, उतनी जल्दी रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो रेट ऑफ आर माइनस फॉर्म। ठीक है। फिर as the reaction progresses, क्या पीएच वीएच में कोई चेंज आएगा क्या? शुरुआत में OH माइनस था, बाद में भी OH माइनस ही रहा, तो कोई चेंज आना नहीं है। ठीक है। बेसिक मीडियम में रिएक्शन करा रहे हैं और हमें क्या नजर आएगा प्रोडक्ट के अंदर? एल्केन विल बी फॉर्म्ड एज ए प्रोडक्ट। ठीक है। तो हमें इसमें याद रखने वाली बात, रिएजेंट क्या होता है? सोडा लाइम NaCO। NaH का रोल क्लियर है, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह वर्कआउट करना। CO का रोल CO2 को एब्जॉर्ब करना। और फिर इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट कार्बन आयन बनता है। और ये सेकंड वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन किस पर डिपेंड करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन फॉर्म। ठीक है। एक दो मैं एग्जांपल करके बताता हूँ रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन का। अगर अपन बात करें CH3 CH2 COH, CH2 डबल बॉन्ड CH COH, इसमें किसका ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? कार्बन एम बना के देखो, कौन ज्यादा स्टेबल है? CH3 COH, CCl3 COH, इनमें किसका ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? स्टेबिलिटी देखो, CH3 माइनस CCl3 माइनस, कौन ज्यादा स्टेबल है? कार्बन आयन। ठीक है। फिर सवाल आता है प्रोडक्ट बनाने का। मान लीजिए ये दिया हुआ है, सोडा लाइम लिखा हुआ है, सीधे क्या निकाल दीजिए? CO2 निकाल दीजिए। मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड, बहुत तो दिमाग में रहता है एल्केन ही बनता है। अरे भाई जो रिएक्टेंट देंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना पड़ेगा। आपको तो ये ध्यान रखना है कि इंटरमीडिएट कार्बन आयन है और CO2 निकालना है। CO2 निकाल दिया, क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 आपको दे दिया। क्या निकालना है? CO2। समझ में आया? ठीक है। वापस से मैं फाइनली आपको रिवाइज करा दूं इस रिएक्शन को। सबसे पहले मैंने बोला डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसके अंदर डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कौन सी होती है? जिनके अंदर CO2 गैस रिलीज होती है। इस रिएक्शन के अंदर, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लिया है अपन ने, रिएजेंट सोडा लाइम लिया है। सोडा लाइम किसको बोलते हैं? NaH और CaO के कॉम्बिनेशन को। प्रोडक्ट क्या बन रहा है? RH बन रहा है। ठीक है। NaOH ने बेस की तरह वर्कआउट किया, उसने एसिडिक हाइड्रोजन निकाला तो HCO माइनस। फिर उसके बाद CO ने CO2 को बाहर निकालने के लिए जो फोर्स की रिक्वायरमेंट थी वो प्रोवाइड किया, जिससे R माइनस बना। R माइनस और H2 के बीच में एसिड बेस रिएक्शन, तो RH प्लस OH माइनस। ठीक है। फिर हमने की पॉइंट्स, इस रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट क्या है? क्या है भाई? कार्बन आयन है। और रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन या ईज ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन किस पर डिपेंड करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन फॉर्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है।
फिर इसके बाद हमने ये कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम करी कि रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन या ईज ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन की, और फिर उसके बाद हमने वर्कआउट किया कि कैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट को बनाएंगे। होपफुली आपको ये समझ में आया होगी, ये वाली रिएक्शन समझ में आई होगी। मैं इसी तरह से आपके लिए आगे भी नई रिएक्शन लेकर आऊँगा। आप इसी तरह से पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर।